सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमन। मैं चरण दास महंत, आपका अपना चैनल नॉलेज विद CM में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, डाइट और जिला मिशन समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन को, जो 2 अगस्त 2020 को जारी किया गया है। और इसका जो विषय है वह है लाउड स्पीकर से बच्चों को पढ़ाना, मोबाइल स्कूल एवं पढ़ाई तुहर पारा के माध्यम से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश बाबत। साथियों, राज्य में बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने, कोविड लॉकडाउन के दौरान सीखने सिखाने को आगे जारी रखने हेतु विभिन्न वैकल्पिक नवाचारी उपायों को बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसमें लाउड स्पीकर से बच्चों को पढ़ाना, मोबाइल स्कूल एवं पढ़ाई तुहर पारा के माध्यम से अध्ययन जारी रखने का कार्य राज्य के कई शालाओं में किया जा रहा है। इस कार्य से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दिशा निर्देश तैयार कर आपकी ओर भेजा जा रहा है। उपरोक्त मानकों का ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। और इसके जो दिशा निर्देश है, चलिए हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं। वह जो दिशा निर्देश है मोबाइल स्कूल एवं पढ़ाई तुहर पारा के संबंध में है। और यह पत्र मैंने अभी आपको बताया कि 2 अगस्त 2020 को रायपुर से जारी किया गया है, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर जी के हस्ताक्षर के द्वारा। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलता रहे। आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको फिर से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, पढ़ाई तुहर द्वार के अंतर्गत पढ़ाई तुहर पारा, विभिन्न पारा और बस्तियों में बच्चों को पढ़ाई के संचालन हेतु दिशा निर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चित्र में आपको मोहल्ला स्कूल के रूप में शिक्षिकाएं विद्यार्थियों को पढ़ा रही है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि किसी भी विद्यार्थी और शिक्षक को संक्रमण न हो। ये छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी है। पढ़ाई तुहर पारा, कोविड लॉकडाउन के दौरान सीखना सिखाना आगे जारी रखने हेतु पहल, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर स्कूल अभी बंद है और आगे कब तक खुलेंगे इसके बारे में अनिश्चितता है। घर से बाहर निकलने से भी संक्रमण का खतरा है। बहुत अधिक दिनों तक बच्चे पढ़ाई से दूर रहने पर वे पहले से सीखी हुई जो उनकी बातें होती है, बच्चे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ऐसे में हमें उन्हें सीखते रहने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने का प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई तुहर पारा इसी दिशा में एक पहल है। इसका जो परिदृश्य है, बैकग्राउंड है, वह यह है कि स्कूलों में तालाबंदी को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार नामक ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बच्चों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार वेबसाइट cgschool.in के माध्यम से कक्षावार, विषयवार एवं पाठवार विभिन्न वीडियो, ऑडियो, सहायक सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ साथ ऑनलाइन पाठ भी नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। बच्चों द्वारा इन कार्यक्रमों का लाभ लेने हेतु मोबाइल एवं डाटा के साथ बेहतर नेटवर्क सुविधा की आवश्यकता होती है। इन सब के लिए प्रायः बच्चों को अपने पालकों के मोबाइल पर ही निर्भर होना होता है। शिक्षकों के सहयोग के बिना पूरे समय
ऑनलाइन पर निर्भर करना संभव नहीं है और इसका बहुत अधिक इस्तेमाल और निर्भरता अव्यावहारिक है। स्कूलों में तालाबंदी की वजह से शिक्षक भी बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते। ऐसी स्थिति में पालकों के समक्ष ऑनलाइन के अलावा 3 विकल्प दिखाई देते हैं। पहला, बच्चे घर पर रहकर पालकों या अपनों से बड़े भाई बहनों से पढ़ाई करें। दूसरा, छोटे छोटे समूह बनाकर मोहल्ले में किसी की सहायता लेकर पढ़ाई करें। और तीसरा, अपने गांव या वार्ड में सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर शिक्षकों एवं समुदाय के सहयोग से पढ़ाई को जारी रखा जाए। अब इसकी क्या औचित्य है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके जो औचित्य है, नीडेड है। औचित्य 1, बच्चों को लगातार सीखते रहना, सक्रिय रहना एवं आगे बढ़ाना आवश्यक है। औचित्य नंबर 2, बच्चों को सीखने हेतु आवश्यक माहौल बनाने शिक्षक या सहयोगी आवश्यक है। औचित्य 3, बच्चों को सीखने में लंबे ब्रेक के बाद स्थिति नॉर्मल होने तक कोर्स पूरा करने पर जोर न देकर उनकी जो दक्षता विकास पर हमको फोकस कर कार्य करना होगा। औचित्य नंबर 4 है, स्थितियां सामान्य होने पर स्कूल एवं समुदाय को आपस में मिलकर एक ठोस योजना बनाकर बच्चों के लिए एक्सीलरेटेड लर्निंग कार्यक्रम जारी कर रखना चाहिए। अब इसके क्या क्या अवसर हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। अवसर 1, बहुप्रतीक्षित साला समुदाय गठबंधन को इस अवसर पर सुदृढ़ किया जा सकेगा। समुदाय से बच्चों की पढ़ाई में रुचि लेने वालों को अवसर मिल सकेगा और बच्चों के स्थानीय परिवेश का उपयोग कर पढ़ाने हेतु पर्याप्त अवसर मिलेंगे। तालाबंदी के बावजूद पढ़ाई में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके कुछ सुझाव है, सजेशंस है। सुझाव नंबर 1 है कि बच्चों का सीखना जारी रखने की जिम्मेदारी समुदाय को भी लेनी होगी। सुझाव नंबर 2 है कि समुदाय से बच्चों को सिखाने में सहयोग हेतु समय देने के इच्छुक लोगों की मैपिंग कर उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। सुझाव नंबर 3 ये है कि शिक्षकों को समुदाय से ऐसे सहयोगियों की पहचान कर उनके साथ मिलकर बच्चों की पढ़ाई जारी रखने हेतु व्यवस्थाएं करनी होंगी। सुझाव नंबर 4, कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों को सिखाने के लिए माताओं का उन्मुखीकरण कर उन्हें तैयार करना एक बेहतर एवं सुरक्षित विकल्प हो सकता है। सुझाव नंबर 5, कक्षा तीसरी से 5वीं के बच्चों को मूलभूत कौशलों के विकास पर ही फोकस कर कार्य करना होगा और इसके लिए स्थानीय व्यक्ति को तैयार किया जा सकता है। सुझाव नंबर 6 कहता है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट आदि देते हुए उन्हें अपने अनुभवों से सीखने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया जाए। अर्थात बच्चों को सीखने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामने हमको प्रोजेक्ट देने होंगे जिससे कि वह अपने एक्सपीरियंस से सीखे। इसके जो तर्क हो सकते हैं, रेटिनल तर्क 1, पालकों को संकट की इस घड़ी में अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की चिंता होगी। तर्क 2 कहता है कि बालकों को अपने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी देने से वे इस मामले में गंभीर होंगे। क्रियान्वयन की रणनीति, एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजी। कोविड काल में बच्चों की शिक्षा को आगे जारी रखने के उद्देश्य से प्रधानाध्यापक और शिक्षक आपस में मिलकर अपने शाला प्रबंधन समिति से सहयोग से समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जो अपने क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देने का इच्छुक हो और आसपास उपलब्ध विभिन्न संसाधनों एवं सुविधाओं का उपयोग कर रिसोर्स मोबिलाइज करने में सक्षम हो। नेतृत्व क्षमता वाले ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से माताओं का उन्मुखीकरण, पाठ्य सामग्री के माध्यम से बच्चों को सक्रिय रखना, स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षादान हेतु प्रेरित करना, बच्चों को एक दूसरे से सीखने के अवसर देना से लेकर बच्चों के सीखने की प्रगति की जानकारी शिक्षकों के साथ मिलकर आपस में एवं पालकों से नियमित रूप से साझा करते हुए घर पर ध्यान देने हेतु क्षेत्रों का निर्धारण एवं टिप्स दी जाएगी। ये हो गई हमारी क्रियान्वयन की रणनीति कि हमें इस योजना को किस प्रकार से क्रियान्वित करनी है। अब इनके क्रियान्वयन के जो चरण है, स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि हम किस प्रकार से इस योजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। तो राज्य में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित चरण अपनाए जाएंगे। चरण नंबर जो 1 है कि शाला प्रबंधन समिति एवं समुदाय की बैठक आयोजित करना। शाला के प्रधान पाठक द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य सभी मानकों का पालन करते हुए चयनित शाला प्रबंधन समिति एवं समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर निम्नलिखित एजेंडा को शामिल करते हुए एक बैठक का आयोजन करना है।
जिसमें बच्चों की शिक्षा को जारी रखने विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर चर्चा एवं निर्णय, स्थानीय समुदाय से योग्य एवं मेहनती शिक्षा साथी के चयन हेतु प्रस्ताव, बच्चों को सीखने के अवसर देने हेतु उपयुक्त स्थानों का चयन, सीखने हेतु विभिन्न संसाधनों को एकत्र करने हेतु उपाय या निर्णय लेना, शाला में उपलब्ध विभिन्न अनुदानों को उनके मत के अनुसार उपयोग में लाना और शाला से बाह्य या पलायन से लौटे बच्चों की शिक्षा हेतु उपाय करना, प्रतिभावान बच्चों के लिए अलग से विशेष कक्षाओं का आयोजन या सहयोग करना, कला एवं संस्कृति से जोड़ते हुए बच्चों को शिक्षा हेतु विशेष पहल और पंचायत में शिक्षा हेतु बजट में से लाउड स्पीकर एवं अन्य संसाधनों पर कार्य। लंबी या लघु अवधि के लिए 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक की कार्य योजना निर्माण भी किया जाना है। इसके जो चरण नंबर 2 है कि बच्चों का सीखना आगे बढ़ाने हेतु शिक्षा साथी की पहचान करना। समुदाय के भीतर में से बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु शिक्षा साथी के चयन के लिए प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित में से उनकी इच्छा एवं इस नेक कार्य हेतु स्वेच्छा से समय दे सकने के आधार पर हमें निम्नलिखित में से चुनाव किया जा सकेगा। इसमें नंबर 1 है कि डीएड या बीएड कर रहे या कर चुके स्थानीय युवा बेरोजगार जो रुचि रखते हो, स्नातक युवा बेरोजगार जो बच्चों को पढ़ाने में रुचि लेते हो, सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्हें बच्चों को सिखाने में रुचि एवं क्षमता हो, साक्षरता से जुड़े प्रेरक या अक्षर मित्र के रूप में कार्य का अनुभव वाले और पढ़ी लिखी महिलाओं को उनकी शिक्षा एवं अनुभव के आधार पर प्राथमिकता, स्थानीय लोक कलाकारों एवं विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति, गत वर्ष नियुक्त अतिथि शिक्षकों को उनकी रुचि के आधार पर और स्थानीय हायर सेकेंडरी में कार्यरत विभिन्न विषयों के शिक्षक या व्याख्याता। ये है हमारे चरण नंबर 2 क्रियान्वयन के। चरण नंबर 3 जो है शिक्षा साथी शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति द्वारा क्रियान्वयन योजना। जब शिक्षा साथी का चयन हो जाए तो प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शाला प्रबंधन समिति सभी शिक्षा साथी के साथ बैठकर बच्चों का सीखना कैसे जारी रखा जाए इस पर रणनीति बनाएंगे। आपस में मिलकर इन बिंदुओं पर स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजना तैयार की जाएगी। जिसमें नंबर 1 है कक्षावार बच्चों की संख्या एवं स्थानीय स्तर पर उनके निवास की जानकारी, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पठन सामग्री की उपलब्धता, बच्चों के सीखने के लिए घर से स्टेशनरी की उपलब्धता, शिक्षा साथी द्वारा बच्चों को सिखाने के लिए श्याम पढ़ एवं अन्य आवश्यक सामग्री, सीखने के लिए केंद्र, सीखने का समय एवं बैठक व्यवस्था में आवश्यक सहयोग। नंबर 6 है कि बच्चों की नियमित समय पर उपस्थिति हेतु पालकों एवं माताओं को जिम्मेदारी, बच्चों को सिखाने हेतु विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाओं में से उपयुक्त का चयन, बच्चों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एवं उन्हें वहां से आगे लेकर जाने रणनीति एवं बच्चों की प्रगति के आकलन के लिए विभिन्न आसान उपाय। शिक्षकों द्वारा शिक्षा साथी का उन्मुखीकरण एवं बच्चों की रुचि बनाए रखने विभिन्न गतिविधियों से परिचय करवाते हुए आवश्यक संसाधन सुलभ करवाना, बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समस्त उपाय एवं नियमित मॉनिटरिंग। जो चरण नंबर 4 है वह विभिन्न हितधारकों की जो जिम्मेदारियां है कि इसमें शाला प्रबंधन समिति को किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए इसके बारे में वर्णन किया गया है कि बच्चों को सीखना जारी रखने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाओं को प्रारंभ करना इस प्रकार से, और उसके बाद जो शाला के प्रधानाध्यापक है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी उसके बारे में इस प्रकार दिशा निर्देश दिया गया है। फिर है शिक्षक, विद्यालय के जो शिक्षक है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी उसके बारे में भी इस पत्र में बताया गया है, और शिक्षा साथी की क्या जिम्मेदारी होगी उसके बारे में भी इस पत्र में दिशा निर्देश दिया गया है कि शिक्षा साथी शाला प्रबंधन समिति या शिक्षकों से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक कक्षाओं का संचालन करेंगे, शिक्षकों के सहयोग से अपने शिक्षण कौशल को निखारने हेतु आवश्यक प्रयास करेंगे, बच्चों का सीखना जारी रखने हेतु निरंतर समय पर कक्षाओं का आयोजन करेंगे, प्रत्येक बच्चों के सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी होने की दिशा में प्रयास करेंगे, और बच्चों को समुदाय में से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, कारीगरों आदि से मिलवाते हुए उनमें ऐसे कौशलों का पूर्वाभ्यास एवं सीखने के अवसर प्रदान करना। पालक के लिए भी इसमें जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है कि पालक क्या क्या करेंगे उसके बारे में है कि प्रबंधन समिति के साथ मिलकर वैकल्पिक कक्षाओं के संचालन में सहयोग करेंगे, अपने बच्चों को नियमित शाला भेजना एवं उन्हें आवश्यक संसाधन सुलभ कराना, समय समय पर पालकों एवं शिक्षा साथी से मिलकर बच्चे की प्रगति जानना और बच्चों को घर पर उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना एवं आवश्यक माहौल बनाना,
साथ ही युवा क्लब के बारे में भी इसमें दायित्व का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थी के दायित्व क्या क्या होंगे इसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों द्वारा प्रदत्त कार्यों को समय पर पूरा करना या साथियों को सहयोग देना, शिक्षा सारथी के सभी निर्देशों का पालन करते हुए नियमित अध्ययन करना, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर आपस में सीखने हेतु तत्पर रहना, शाला समय के अतिरिक्त समय में भी सीखने पर फोकस करना, पालकों को स्कूल में पढ़ाई के बारे में नियमित फीडबैक देते रहना। साथ ही इसमें पीएलसी के बारे में भी दिशा निर्देश दिया गया है। अभी वर्तमान में हमारे जो पीएलसी गठित हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। चरण 6 है कि बच्चों का सीखना सुनिश्चित करने हेतु ध्यान देते हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें नंबर 1 है कि केंद्र के संचालन हेतु संसाधन सुविधाएं जुटाना, यानी कि जब केंद्र का संचालन किया जा रहा होगा तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी उस पर विशेष ध्यान देना, जैसे कि श्यामपट्ट, चाक, डट्टर, बच्चों के लिए कार्य करने के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्कशीट, कोरे कागज, पेंसिल, रंगीन क्रेयॉन, चार्ट, पोस्टर, सुरक्षा संबंधी सभी उपनाए बनाने के लिए साबुन, सैनिटाइजर, पीने हेतु स्वच्छ जल, मास्क इत्यादि की व्यवस्था वहां पर की जानी है। बच्चों के गणवेश एवं मध्याह्न भोजन की सूखी सामग्री आदि की उपस्थिति वहाँ पर होनी है, आदि की व्यवस्था होनी है और समय समय पर उनको वितरित किया जाना है। साथ ही उनको नियमित बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु बच्चों को प्रेरित भी करना है और बच्चों को दूरी बनाकर खेल कूद करने, डिजिटल शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाने, युवा क्लब के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के संचालन की व्यवस्थाएं करनी होगी। इनके साथ साथ विद्यालय को जो भेजे गए साल अनुदान है, खेल गृह ग्रांट है, युवा एवं युको क्लब की जो राशि है उसका भी इस्तेमाल इस हेतु किया जा सकता है। साथ ही मुस्कान पुस्तकालय में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उनको घर ले जाकर पढ़ने के लिए बच्चों को इशू किया जा सकता है। सीखने सिखाने हेतु आवश्यक तैयारी, सीखने सिखाने हेतु आवश्यक तैयारी में यह है कि मिक्स्ड गाल गुरुजी के माध्यम से बच्चों की शंकाओं का समाधान करना, बुलटू केबल के माध्यम से बच्चों के लिए ऑडियो सामग्री उपलब्ध कराना, लोकल केबल टीवी के माध्यम से बच्चों के लिए पाठों का प्रसारण करना, गत वर्ष में प्राप्त अभ्यास पुस्तिकाओं से बच्चों को अभ्यास कार्य देना, पढ़ाई तुहर द्वार वेबसाइट में से आवश्यक डिजिटल संसाधन बच्चों को दिखाना, पीएलसी के माध्यम से कक्षाओं के लिए रोचक स्थानीय गतिविधियों का बैंक तैयार कर शिक्षकों एवं शिक्षा साथियों को सौंपना और बच्चों का सीखना सुगम बनाने विभिन्न चार्ट एवं पोस्टर के साथ साथ विभिन्न केंद्रों में आपसी समन्वय से सहायक सामग्री तैयार करना। साथ ही समुदाय के सहयोग से रीडिंग एवं गणित के कैंपेन का आयोजन, घर एवं आसपास उपलब्ध सामग्री के माध्यम से विज्ञान शिक्षण को रोचक बनाना, अब पालकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनके साथ नियमित संवाद करना। कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्थाएं किस प्रकार होगी, क्योंकि स्कूल इस अवधि में नहीं खुलेंगे तो आसपास ऐसे उपयुक्त स्थान का हमको चयन करना पड़ेगा जो बच्चों के लिए सुविधाजनक हो। जैसे बच्चों को दूरी बनाकर बैठने के लिए निर्धारित दूरी को गोले बनाकर उनके भीतर बैठने के लिए बोला जाएगा और आपके आने का समय और रूट चार्ट आपके शाला साथी के साथ नियमित रूप से साझा करेंगे कि किस समय आप बच्चों का क्लास लेंगे। बच्चों को बहुत अच्छे से समझाए तो भी वे बीच बीच में दूरी, मास्क और हाथ मिलाने जैसे विभिन्न नियमों का पालन करना भूल जाते हैं, तो बच्चों के पालकों के साथ मिलकर उनसे इन बाबत से अवगत करवाएं कि बच्चों को घर पर इन नियमों का पालन सख्ती से किए जाने हेतु निर्देशित करें। इस तरह से जो गाइडलाइन दिया गया है इनको हमको फॉलो करना है। और सीखने सिखाते हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण SCERT द्वारा वैकल्पिक पाठ्यक्रम तैयार कर वेबसाइट में अपलोड किया गया है, इस पर हमको ध्यान देना है। अभी किसी को भी मालूम नहीं है कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, तो स्कूलों के खुलने में जितनी देरी होगी उतना ही कम समय में हमें नियमित कक्षा अध्यापन के लिए मिलेगा। इस बार सबने मिलकर यह निर्णय लिया है कि कम दिवस मिलने पर भले ही हम कुछ पाठों में कम कर ले, पर प्रत्येक कक्षा के निर्धारित जो आउटकम है उनको हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जब तक आपके राज्य में पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता, आप अपने प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के साथ मिलकर आपस में अलग अलग कक्षाएं एवं विषयों को बांटकर उन पर आधारित ऐसे पाठों या दक्षताओं को पहले से प्राथमिकता से ले सकते हैं जिनसे पढ़ाने में आसानी से मजा आए। क्योंकि आपको बच्चों को अलग अलग पाली में कक्षा लेनी पड़ सकती है और एक पाली में प्रतिदिन आपको अधिकतम 2 से 3 घंटे ही मिल सकेंगे। इसलिए आपको योजना बनाकर कम से कम अधिक से अधिक लर्निंग आउटकम एवं विषयों के बंधन से मुक्त होकर एक दूसरे विषयों के साथ लिंक कर कार्य करना होगा ताकि बेहतर समझ बन सके। आपके जाने के बाद उस प्रकरण को शाला साथी के माध्यम से समझाना होगा। बच्चों का सीखना सफल हेतु विभिन्न प्रकार की इस प्रविधियों के बारे में इसमें दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही शिक्षण की जो मिश्रित विधि है इसका भी हमको प्रयोग करते रहना है, जिसके साथ साथ अवसर, दीक्षा, संपर्क, अन्य संसाधन है इसका हमको उपयोग करते रहना है। टेक्नोलॉजी का भी हमको उपयोग करते रहना है क्योंकि यह एक प्रभावी विधि होती है, फ्लिप क्लास के नाम से जानी जाती है। इसके कारण से
और साथ ही बच्चों को सिखाते समय एक दूसरे से सीखने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। इस तरह से इसमें बहुत सारे मेथड दिए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों की पढ़ाई के दौरान कही जा रही बातों को ध्यान से सुनने के लिए हम 2 प्रविधि का उपयोग भी कर सकते हैं। बच्चों को चिंतनशील बनाने, स्वयं सोचने का कौशल विकसित करने हेतु सोचे, लिखे, जोड़ी बनाए, समूह में आपस में बांटे, थिंक, राइट, पेयर, शेयर जो विधि है वह बहुत प्रभावी होती है। इसका भी हमको उपयोग करना है। थिंक फिर राइट का उपयोग करना है, पेयरिंग का उपयोग करना है, हमको शेयरिंग का उपयोग करना है। इस तरह से दिशा निर्देश दिया गया है। इस दिशा निर्देश का हमको पालन करते हुए हमको अध्यापन कार्य कराना है। बीच बीच में बच्चों के साथ समस्या आधारित अधिगम है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जिसे PBL नाम दिया गया है, का भी हमको उपयोग करते रहना है। प्रोजेक्ट कार्य का उपयोग हमको थोड़ी बड़ी कक्षाओं में कर सकते ही हैं। इस तरह से लॉकडाउन के दौरान शाला साथियों के सहयोग से श्रुत लेखन का अभ्यास बहुत अच्छे से करवाया जा सकता है। इस बाबत हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही बच्चों को विभिन्न प्रकार के क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी प्रतियोगिताएं भी समय समय पर हमको आयोजित करनी है। बच्चों की सीखने की प्रगति का आकलन, कोविड को ध्यान में रखकर हमारे आकलन प्रणाली में भी आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा। हमारी कोशिश यही होगी कि हम प्रत्येक बच्चे के भीतर छिपी अंतर्निहित अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करें। इस तरह से हमको रणनीति बनानी है। साथ ही हमको इस प्रकार जो अभी आकलन चल रहा है, इस आकलन फॉर्मेटिव आकलन, पीरियडिक आकलन, सावधिक आकलन और हमको समेटिव आकलन जो नाम दिया गया है उसको भी हमको करते रहना है। विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु उनके सहसंज्ञानात्मक क्षेत्रों का भी पूरे सत्र भर अवलोकन आदि के माध्यम से आकलन किया जाना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि उसके प्रगति पत्रक पर उच्च की प्रविष्टि की जा सके। इसका जो सारांश है वह यह है कि शाला प्रबंधन समितियों एवं पालकों से चर्चा कर सहमति प्राप्त कर आप किसी उचित वैकल्पिक मॉडल को अपने क्षेत्र में लागू करने जा रहे हैं। इन विकल्पों को लागू करने से पहले ये मानक संसाधन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर है SOP का अध्ययन आवश्यक है। आप अपने साथियों और प्रधानाध्यापकों को एवं प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से आपस में चर्चा कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बच्चों द्वारा नियमित सीखने की प्रक्रिया को बेहतर और प्रभावी बनाने की दिशा में सभी एक साथ मिलकर कार्य करें। स्थानीय स्तर पर नवगठित प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की जिम्मेदारी इन नवीन प्रक्रियाओं को धरातल पर उतारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को अपने अपने क्षेत्र में पढ़ाई तुहर पारा मोबाइल स्कूल का संचालन प्रारंभ करने हेतु अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती है। तो साथियों, इस हेतु आपको तैयार रहना है। अभी तक आपको यह जो गाइडलाइन का जो दिशा निर्देश है पढ़ाई तुहर पारा यानी कि मोबाइल स्कूल के बारे में अभी आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अभी आपको प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस PDF को डाउनलोड करके इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।